हाय एवरीवन, वीडियो के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। कुछ और लोगों के सवाल हैं, कमेंट है, वो देखते हैं। कुछ अच्छे कमेंट पहले मैं पढ़ देती हूँ। पता नहीं आपका चैनल अभी तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्यों नहीं हुआ है। आप जैसे डॉक्टर हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान को सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाते हैं। मेरा चैनल 1 मिलियन पर नहीं हुआ वो तो एक अलग बात है, मेरे सब्सक्राइबर घट रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है और आपको लगता है कि मैं कुछ भी अच्छा बता रही हूँ तो प्लीज़ थोड़े से सब्सक्राइबर गेन कराने में मदद करें। लास्ट मंथ में यानी कि फरवरी के महीने में सब्सक्राइबर गेन ना 0 थे, 0, और उल्टा माइनस में लोग चले गए। 700 लोगों ने ना अनसब्सक्राइब कर दिया। पता नहीं क्यों। तो ऐसा मत करिए। पिछले काफी दिनों से लगातार अनसब्सक्राइब लोग करते जा रहे हैं। ठीक है, वो अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, शायद वो किसी दूसरे रीजन की वजह से चैनल पे जुड़ गए होंगे गलती से, उसमें दिक्कत नहीं है। पर सब्सक्राइबर गेन प्रॉपर होते रहना चाहिए। तो अगर आपको अच्छा लगता है मेरा चैनल और आपको लगता है कि मैं कुछ भी वीडियोस के माध्यम से आपको अच्छी चीजें बता रही हूँ तो प्लीज इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आप YouTube में काम कर रहे हैं तो थोड़ा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में जाना ही पड़ता है। तो प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प करें, ठीक है। प्रीमा व्लॉग्स का है, थैंक यू मैम। आपसे किसी वीडियो में पूछा था, ओके, उन्होंने रोमेटिक अर्थराइटिस का पूछा था, वीडियो आ गया उसके लिए था। थैंक्स मैम, आई हैव अर्थराइटिक फीवर सिंस 1 ईयर। अर्थराइटिक फीवर और रोमेटिक अर्थराइटिस और इन सब पर तो ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना दिया है, तो ट्रीटमेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। कुछ सवाल मुझे लेने थे, वो मिल नहीं रहा, मैं एक अच्छा सवाल था। देखो, अच्छे कमेंट बहुत सारे आए हैं, आप सभी लोगों का धन्यवाद, लेकिन मैं डायरेक्टली सवाल के ऊपर पहुंचती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। नंद क्षत्रिय जी ने लिखा है, ऑस्टियो अर्थराइटिस के आयुर्वेदिक इलाज के बारे में वीडियो बनाइए। प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर बोलते हैं कि किसी भी पैथी में ऑस्टियो अर्थराइटिस का प्रॉपर इलाज नहीं है, घुटना बदलवाना ही पड़ता है। यह बिल्कुल ही गलत है। ऑस्टियो अर्थराइटिस, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आयुर्वेद में अवेलेबल है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है बॉडी के अंदर। सिंपल सी चीज है कि अंदर जो साइनोवियल मेम्ब्रेन थी वो सूख गई है, उसके अंदर चिकनाहट की कमी हो गई है। आयुर्वेद के हिसाब से बोलूँ तो कफ, आपका जो श्लेषक कफ होता है वो कम हो गया है, वात का प्रकोप हो गया है, इसकी वजह से वहाँ ड्राइनेस डेवलप हो रही है और घुटने आपस में टकराने लगते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का आयुर्वेद में प्रॉपर इलाज है। किसका इलाज नहीं है वो अगले कमेंट में है। अगला कमेंट है हितो पहादी 6035 का। नमस्कार डॉक्टर, रूमेटॉइड अर्थराइटिस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाइए, क्योंकि जिस तरीके से आप समझाते हैं नहीं, ये नहीं था यार, कोई बात नहीं, कमेंट कहाँ गया, मैं लगा दूंगी यहाँ से। एक व्यक्ति ने कमेंट पूछा था कि रूमेटिक अर्थराइटिस का प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि इसमें भी इलाज पॉसिबल नहीं हो पाता। देखिए, ऑस्टियो अर्थराइटिस का प्रॉपर इलाज होता है, लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस का प्रॉपर इलाज वास्तव में मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है वो मैं बताती हूँ। वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि रूमेटिक अर्थराइटिस में क्या हो रहा है कि बॉडी की इम्यूनिटी, आपकी खुद की बॉडी की इम्यूनिटी, जिसका काम है कि वह अलग अलग प्रकार की बीमारियों से लड़े, वह पगला जाती है। ठीक है, उसका खुद का दिमाग खिसक जाता है और वो गलती से अपनी ही बॉडी की हेल्दी साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक करने लगती है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। ठीक है, अब इसमें दिक्कत ये आती है कि अगर आप इम्यूनिटी को ठीक करेंगे, ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। और अगर आप अपनी एलोपैथी में जो होता है, प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाली मेडिसिन लेंगे, जो कि देनी पड़ती है। कई बार दर्द बहुत ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, तो आपको दूसरी बाकी बीमारियां होने लगती हैं। ठीक है, तो आप एक बीमारी से बचोगे तो दूसरी बीमारी आ जाएगी। इसलिए एलोपैथी की चिकित्सा पद्धति में इसको ठीक करना तो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल टाइप का हो गया। अब बात करते हैं आयुर्वेद में। आयुर्वेद में इसे कहा जाता है आमवात। ठीक है, ये आम के कारण होने वाली दृष्टि होती है। अब इसमें आयुर्वेद में भी थोड़ी सी दिक्कत है। अगर प्रॉपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं हो, डॉक्टर थोड़ा सा समझदारी तरीके से बिहेव नहीं करे, तो आयुर्वेद में भी इसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है।
क्यों हो जाता है? क्योंकि जैसे ही आप आम को पाचन करने के लिए जो मेडिसिन दोगे, आम का पाचन करने के लिए जठराग्नि को बढ़ाने वाली मेडिसिन कैसी होती है? गर्म होती है, तीक्ष्ण होती है, सूखी होती है। ये आम का पाचन कराती है, इसमें रुक्ष गुण ज्यादा होगा। तो अगर आपने ये वाली मेडिसिन दी तो रुक्ष के कारण, तीक्ष्ण होने के कारण क्या होता है? वात का प्रकोप होने लगता है, व्यक्ति सूखने लगता है, वजन उसका बहुत तेजी से कम हो जाता है। तो उसका प्रॉब्लम, दर्द कम होगा लेकिन शरीर में रुक्षता ज्यादा आ जाएगी। और अगर रुक्षता को मेंटेन करने के लिए आपने उसको तेल का प्रयोग कराया या घी का प्रयोग कराया तो उसकी जो दर्द है, जो आम है, उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आयुर्वेद में क्या करना पड़ता है? इन दोनों को बैलेंस करके करना पड़ता है। आम बात की कंडीशन में अगर डॉक्टर अच्छा है, वो घृत को और दीपन पाचन मेडिसिन के कॉम्बिनेशन का प्रयोग कराए, जैसे कि त्रिफला घृत हो गया, चित्रकादि घृत हो गया, या फिर इनसे सिद्ध किए गए तेल का प्रयोग कराए अभ्यांतर, तो उसमें फायदा अच्छा होता है। और दूसरी बात, इसमें लगातार बदल बदल के चिकित्सा करनी पड़ती है। मतलब 15 दिन के लिए आप मेडिसिन ऐसी दोगे जो कि जठराग्नि को बढ़ाएंगी, 15 दिन के बाद में आप वापस बात को कम करने के लिए, घुटने को मजबूत करने के लिए, बॉडी की हेल्थ को बनाए रखने के लिए संतर्पण चिकित्सा करोगे, यानी कि ऐसी मेडिसिन दोगे जो कि बल को बढ़ाने का काम करती हैं। अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताऊं तो मैं इसमें पेशेंट को 15 दिन तक के लिए जो दीपन पाचन मेडिसिन होती है, जैसे अग्नितुंडी बटी, चित्रकादि बटी, इनका प्रयोग कराती हूँ और उसके साथ में गुग्गुल को दूध के साथ में या स्निग्ध चीज़ों के साथ में देना प्रेफर करती हूँ। क्योंकि गुग्गुल क्या करता है? ये दीपन पाचन कर्म तो करता ही है, आम को पचाता ही है, साथ साथ ये वात को भी मेंटेन रखने का काम करता है। रूमेटिक अर्थराइटिस में गुग्गुल और शिलाजीत तो बिल्कुल रामबाण औषधि है, लेकिन सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो ये लाइलाज बीमारी आयुर्वेद में नहीं है। लेकिन हाँ, इसका ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि आपने 6 महीने इसको ट्रीटमेंट करा लिया और उसके बाद जिंदगी भर के लिए आप मुक्त हो गए। नहीं, आपको हर 2-3 साल में एक बार डॉक्टर के सुपरविजन में फिर से प्रोफिलैक्टिक, या फिर अगर कंडीशन आ रही है तो प्रॉब्लम के हिसाब से 15-20 दिन का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ऐसी बीमारी तो बिल्कुल नहीं है अनफॉर्चुनेटली कि आप इसे 6 महीने ठीक कराने के बाद जिंदगी भर के लिए भूल जाओ। 6 महीने ठीक करा लीजिए, आप बिल्कुल 90% ठीक हो जाएंगे, 10% रह जाएगा। 1-2 साल में फिर से 10% के लिए आपको प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। इस तरीके से ट्रीटमेंट कराना पड़ता है और लंबा ट्रीटमेंट चलता है, 3, 4, 5, 6 महीने मान के चलो। मतलब 10 दिन आपने दवाइयाँ ली और फायदा हो गया तो नहीं होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिसऑर्डर तो हो जाता है। सिंपल स्पष्टीकरण है, विटामिन डी के साथ इसका कुछ रिलेशन है क्या? डेफिनेटली ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होते हैं उसमें विटामिन डी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि विटामिन डी हमारे बॉडी के अंदर, हड्डियों के अंदर कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है। अगर विटामिन डी की हमारे अंदर कमी है तो हमने कैल्शियम जितना भी लिया है वो आपके स्टूल के माध्यम से, मल के माध्यम से शरीर से बाहर निकलेगा या फिर शरीर में डिपॉजिट होने लगेगा, यानी कि आपको स्टोन का फॉर्मेशन करने लगेगा। कई लोग क्या करते हैं, कैल्शियम बहुत ज़्यादा लेते हैं लेकिन उनके अंदर विटामिन डी की कमी है, वो विटामिन डी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अभी तो WHO और जो एलोपैथी लोग हैं, जो मॉडर्न चिकित्सा के वाले करते हैं, उन्होंने तो ये मान ही लिया है कि भारत में कैल्शियम टैबलेट तो देना बेवकूफ़ी है, क्योंकि भारत में ऑलरेडी पानी के माध्यम से जो लोग आरओ का पानी पीते हैं उनको छोड़ दिया जाए तो अदरवाइज जो हमारे यहाँ का जनरल वाटर है, जो हमारे डाइट का सिस्टम है, उसमें हमें कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। कमी आती है भारत में विटामिन डी की। पता नहीं क्यों ऐसा माना जाता है कि भारत में विटामिन डी की कमी है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। मैं तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती, तो मेरा मानना तो वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग होता है। विटामिन डी की कमी है, वो धूप से ऑलरेडी मिल रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप रिलेशन के बारे में बात करें तो डेफिनेटली इनका रिलेशन होता है। मैं जनरली एडवाइस करूंगी कि अपनी जठराग्नि के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपकी जठराग्नि प्रॉपर है और आप न्यूट्रिशन प्रॉपर ले रहे हैं, खाना अच्छे माध्यम से खा रहे हैं, सही तरीके से खाना खा रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो विटामिन डी, कैल्शियम भी अपने आप बॉडी सेट कर लेती है। हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली अच्छी होती है सारी चीज़ों में। उसके बाद 1-2 और सवाल थे। एक सवाल एक्सरसाइज से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी, मैम वर्कआउट के पहले क्या खाएं कि वजन जल्दी बढ़े, और वर्कआउट के बाद क्या डाइट फॉलो करें, क्या खाएं? वजन जल्दी बढ़ाने के लिए आपको घी और खोवा वाली चीज़ें खानी चाहिए। खोवा जो होता है, जो मावा, जिसको बर्फियाँ बनती हैं, है ना, आप दुकान पे जाएंगे तो जो बर्फी होती है ना, ये बॉडी का वेट बढ़ाने के लिए बहुत 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 अच्छा होता है। लेकिन आपको इसे खा रहे हैं तो आपका डाइजेशन एक तो प्रॉपर होना चाहिए कि आप इसे पचा सकें,
अगर आपने खाया लेकिन उससे आपका पेट फूल गया, खाना फिर आप रोटी नहीं खा पा रहे हो, रेगुलर जो आपका रोटी सब्जी दाल चावल है वो नहीं खा पा रहे हो, तो फायदा नहीं करेगा। तो फर्स्ट थिंग जठराग्नि के ऊपर ध्यान दीजिए, और फिर खाना खाने से पहले, एक्सरसाइज करने से पहले एक बर्फी खा के जाइए, और एक्सरसाइज करने के बाद में थोड़ा थोड़ा करके 1-2 बर्फी मिठाई के जो पीस होते हैं उसे गर्म पानी के साथ में लीजिए। ध्यान रखिए मीठे के साथ में गर्म पानी लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपका गला खराब हो जाएगा और खाने में भी प्रॉब्लम आएगी, डाइजेशन भी आपका थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आपके और जो सवाल हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और पेन से रिलेटेड सवाल है तो पूछ लीजिएगा, और कोई और आपका टॉपिक दिमाग में आ रहा है तो वो भी आप सवाल पूछ सकते हैं। और प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइबर गेन के लिए मेरी हेल्प करें। अपने आसपास के लोगों से ज़बरदस्ती तो नहीं करवाना चाहिए सब्सक्राइब, क्योंकि वो देखेंगे नहीं वीडियो तो मतलब नहीं रहेगा, लेकिन उनके पास शेयर ज़रूर कर दीजिए। उनको बताइए कि इस चैनल पर उनको सही आयुर्वेदिक और सही हेल्थ रिलेटेड जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।